हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार उपस्थित हैं क्लास 12th का एक चैप्टर लेकर के जो पुष्पों में जनन था उसको हम आगे बढ़ाते हुए आइए हम अर्जुन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये आगे बताते हुए अगर इस आगे टॉपिक में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पुष्प के जो डिफरेंट भाग होते हैं, पुष्प का जो डिफरेंट भाग होता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए हम लोग देखते हैं लघु बीजांड धानी तथा पराग कोश के बारे में। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये एक नर भाग होता है, पुष्प का एक नर भाग होता है और पुष्प का नर भाग जो होता है वो पुकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुकेसर कहलाता है। और पुकेसर मुख्यतः 3 भाग से बना होता है। एक डंठल की तरह संरचना होती है पुकेसर में, एक स्टिक लाइक डंठल की तरह संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस डंठल लाइक संरचना को हम बोलते हैं, इस डंठल की तरह संरचना को हम फिलामेंट बोलते हैं। तथा ऊपर बैग लाइक संरचना होती है, बैग की तरह, थैली की तरह संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, हम एंथर बोलते हैं। और जहाँ पे ये फिलामेंट से या डंठल से जो जुड़ा होता है एंथर, उसको हम एंथर या परागकोश जहाँ पे जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, उसको संयोजक या जोड़ने वाला बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एंथर होता है वो एक द्विपालित संरचना होता है। कैसा होता है? द्विपालित संरचना होता है, या हम कह सकते हैं बाइलोब संरचना होता है। और प्रत्येक लोब जो होता है 2 थीकस में बटा होता है। कितने थीकस में? 2 थीकस में बटा होता है। और इस तरह से एक एंथर में कितने थीकस पाए जाते हैं? 4 थीकस पाए जाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो थीकस होता है इसी को हम बोलते हैं बीजाणु धानी। और बीजाणु धानी का अब हम आइए देखते हैं एक मेच्योर जो पूर्ण विकसित बीजाणु धानी है उसकी संरचना को देखते हैं। देखिए, ये द्विपालित और डाइथीकस या इसको कहते हैं 4 थीकस, और प्रत्येक थीकस के कॉर्नर पर एक एक बीजाणु धानी होती है या माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो किस तरह से बना होता है। देखिए, इस माइक्रोस्पोरेंजिया की जो विभिन्न प्रकार की लेयर होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न अलग अलग लेयर होती हैं। सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्शन का काम करता है, जो सिंगल सेल की बनी हुई एक सिंगल लेयर होती है, एक एकल लेयर होती है जिसको बाहर की तरफ एपिडर्मिस बोलते हैं। ये क्या है? एपिडर्मिस होता है। ये सुरक्षा करता है, इसके आंतरिक भागों को सुरक्षा करता है। दूसरा लेयर जो होता है वो इंडोथीसियम, ये लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोथीसियम बोलते हैं। इंडोथीसियम के बाद तीसरा जो लेयर होता है वो मिडिल लेयर होता है। क्या होता है? मिडिल लेयर होता है। और सबसे इनर की तरफ क्या होता है, टाइपिटम होता है। और टाइपिटम के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू मेगा स्पोर मदर सेल बनाते हैं, और मेगा स्पोर मदर सेल में जब मियासिस होता है तो क्या बनता है, मेगा स्पोर बनता है। तो आइए देखते हैं इन अलग अलग लेयर का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है ये एक इसको सुरक्षा प्रदान करता है। जो इंडोथीसियम है, जब डेhiscence होने लगता है या आप कहते हैं स्फुटन होने लगेगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो वो क्या करेगा, ये टूट करके पूरे बीजाणु धानी को तोड़ने में सहायता करता है। और मिडिल लेयर और जो टाइपिटम होता है सबसे इनर की तरफ, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर के पास में होता है। और ये दोनों लेयर क्या करती हैं, इसको न्यूट्रिएंट या भोजन प्रदान करती हैं। क्या काम करती हैं ये दोनों लेयर? ये दोनों लेयर जो होती हैं ये भोजन प्रदान करती हैं, ये लेयर भोजन प्रदान करती हैं। और ये दोनों लेयर जो होती हैं ये इसकी सुरक्षा करती हैं, ये सुरक्षा का काम करती हैं। तो इस तरह से ये एक हो गया आपका बीजाणु धानी हो गया, या परागकोश या माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानी हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर स्पोर बनेगा या लघु बीजाणु बनेगा। अब हम आगे देखते हैं इस बीजाणु को आगे हम देखते हैं इसका आगे कैसे विकास होता है। देखिए यहाँ पे
आगे का विकास इसमें से कैसे होता है। देखिए सबसे इसके अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे परागकण बनते हैं। और परागकण का विकास कैसे होगा, देखिए परागकण जो होता है, एक विकसित परागकण जो होता है, जैसे आपने एक विकसित परागकण जो होता है वो एक दो लेयर की संरचना होती है। सबसे बाहर की तरफ जो होता है उस लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलेंगे, एक्साइन। सबसे बाहर की तरफ एक्साइन होता है, सबसे बाहर की तरफ एक्साइन होता है और उसके अंदर इंटाइन होता है। क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, इंटाइन होगा। और फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस होता है। और जो एक्साइन लेयर होता है ये स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। किसका बना होगा, स्पोरोपॉलिनिन का बना होगा। और जो इंटाइन लेयर होता है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होगा, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ये स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ये जो परागकण होता है, या आप कहते हैं पॉलिन ग्रेन जो होता है, ये पॉलिन ग्रेन ये अधिक नेचर में क्या होता है, अधिक रेजिस्टेंस होता है। या ये धूप से, वाटर से या फिर हीट से, किसी भी चीज़ से इसकी क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। ये न तो इसको धूप जो है इसको सुखा सकता है स्पोरोपॉलिनिन की वजह से, न तो वाटर इसको क्या कर सकता है, गला सकता है। तो स्पोरोपॉलिनिन की वजह से ही ये जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। कई सौ सालों तक ऐसे ये पड़े रहते हैं और जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। तो देखिए अब ये आगे इसका नर युग्मोद्भिद में विकास कैसे होगा। तो देखिए ये आगे चल के क्या करता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक बड़ी कोशिका बन जाती है, एक बड़ी कोशिका बन जाती है, और दूसरी कोशिका जो बन जाती है एक बड़ी कोशिका हो जाती कायिक कोशिका, और दूसरा होता है एक जनन कोशिका। दूसरी कौन सी कोशिकाएं हो जाती हैं, दूसरी जनन कोशिकाएं हो जाती हैं। तो देखिए बाद में ये क्या होता है, 60% पौधों में ये कोशिकाएं जो होती हैं, ऐसे ही परागकण क्या होता है, ऐसे ही परागकण विकसित होता है। देखिए हम लोग देखते हैं पॉलिन ग्रेन जो है एक विकसित पॉलिन ग्रेन या परागकण, विकसित परागकण जो होता है इसको पॉलिन ग्रेन या परागकण हम बोलते हैं। तो विकसित परागकण जो होता है ये दो लेयर का बना होता है। सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन लेयर होती है, और ये एक तरह के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसको हम स्पोरोपॉलिनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोपॉलिनिन बोलते हैं। और स्पोरोपॉलिनिन एक ऐसा पदार्थ है नेचर का या प्रकृति का कि ये परागकण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इससे क्या होता है, धूप से, जल से इसकी सुरक्षा प्रदान होती, इसको सुरक्षा मिलती है। ना तो ये धूप से सूख सकता है और ना जल से ये गल सकता है। तो और इसके आंतरिक लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, इंटाइन होती है आंतरिक लेयर, वो सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। तो देखिए फिर इसमें विभाजन होता है, इसके केंद्रक में विभाजन होता है। तो दो तरह की कोशिकाएं बनती, एक कायी कोशिका बनती है, दूसरी जनन कोशिका बनती है। तो ज़्यादातर 60% पौधों में जो परागकण होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में,
60% पौधों में परागकण का जो 60% पौधों में परागकण टू सेल्ड स्टेज में परागण होता है। परागण होता है, लेकिन 40% पौधों में 3 सेल्ड स्टेज में परागण होता है। तो ये अब इस तरह से, अब ये आगे एक नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। तो नर युग्मकोद्भिद कैसे बनाता है? इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, ये बाहर की तरफ जो लेयर है इग्जाइन लेयर पे जगह जगह पे होल पाया जाता है, जिसको पॉलिन छिद्र बोलते हैं। और ये जो बाहर की लेयर है, बाहर की लेयर से अंदर की लेयर पोर की वजह से आंतरिक जो लेयर होती है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलती है, और बाहर की तरफ निकल करके इसकी जो छोटी कोशिका, ये जो जनद कोशिकाएं हैं, ये बाद में विभाजित हो जाता है, 2 कोशिका में बदल जाता है, और धीरे धीरे ये क्या होता है, धीरे धीरे इस ट्यूब पर आ जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये इस तरह से नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। फिर हम लोग देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ते हैं, या मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे, या स्त्री जननांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम गुरु बीजाणु, अगला हम लोग पढ़ते हैं गुरु बीजाणु धानी। क्या पढ़ेंगे? गुरु बीजाणु धानी या बीजांड या मादा युग्मकोद्भिद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मादा युग्मकोद्भिद। तो देखिए, गुरु बीजाणुधानी या मादा युग्मकोद्भिद, हम लोग जो पुष्प का मादा भाग होता है वो सबसे अंदर की तरफ होता है, और ये चौथा होर्ल है, सबसे अंदर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं जायांग। उसको क्या बोलेंगे? मादा जननांग को हम बोलते हैं, मादा जननांग को जायांग बोलते हैं, मादा जननांग को जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा जननांग को जायांग बोलते हैं। आइए एक पूर्ण विकसित जायांग को देखते हैं। देखिए, एक पूर्ण विकसित जायांग जो होता है वो इस तरह से ऊपर एक डंठल की तरह संरचना होता है, और नीचे फूला हुआ भाग है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ओवरी, और इसको हम बोलेंगे स्टाइल। डंठल की तरह जो संरचना होती है उसको स्टाइल बोलते हैं, और यहाँ सबसे ऊपर की तरफ संरचना जो होती है वो स्टिग्मा है। क्या है? ये स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा हो गया। और नीचे की तरफ ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं, इसको थैलमस बोलते हैं, इसको हम थैलमस बोलते हैं। इसको बोलते हैं इसको पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। तो देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है,
अब इसका काम क्या है? ओवरी एक फूला हुआ भाग है जो जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इस तरह से संरचना होता है, ओव्यूल पाया जाता है। अब ये स्टाइल है, स्टाइल स्टिग्मा और स्टाइल को कनेक्ट करने का काम करता है, और जो स्टिग्मा होता है ये परागकण को रिसीव करता है, प्राप्त करता है। परागकण आएगा तो यहीं से क्या होगा? रिसीव होगा, यहीं से परागकण प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम एक विकसित, इसी को हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो है ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल को हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। तो ओव्यूल को गुरु बीजाणुधानी बोलते हैं। आइए एक विकसित ओव्यूल की संरचना को हम देखते हैं। एक पूर्ण विकसित ओव्यूल की संरचना में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे इस तरह से हम देखते हैं, एक विकसित ओव्यूल जो होता है ये 2 लेयर का बना होता है। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे 2 आवरण होता है। ये 2 कितने आवरण हो गए? ये 2 आवरण होते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है जो यहाँ पे इस तरह से, इसको हम बोलते हैं, ये है आपका बीजांड द्वार। ये क्या है? इसको बीजांड द्वार बोलते हैं। ये अध्यावरण है, अध्यावरण क्या है? ये अध्यावरण है। और इसको हम बोलते हैं, इसको निभाग बोलते हैं। क्या है? ये निभाग है। और यहाँ पे जो है ये भ्रूण है। क्या है? ये भ्रूण है। इस तरह से ये हुआ एक विकसित बीजांड की संरचना। ये बीजांड की संरचना, ये हुआ विकसित बीजांड की संरचना। अब जो भ्रूण होता है, भ्रूण में यहाँ पे 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। इसको एग सेल बोलते हैं। क्या होगा? एग सेल। ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है। और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल, ये एंटीपोडल सेल है। इस तरह से ये हुआ एंटीपोडल सेल। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा फर्टिलाइजेशन, या हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, और वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।